बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बलोचिस्तान का दौरा किया और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। दूसरी जानिब PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस भेजने का आज फैसला किया है, जबकि पंजाब में PTI उम्मीदवार वासिक क़य्यूम साहब डेप्यूटी स्पीकर पंजाब मुंतखब हो गए हैं। समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, पंजाब में स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर भी बिला मुकाबला जो है आज मुंतखब हो गए PTI के। पंजाब में आप नून लीग की सियासत आप किस तरह से देख रहे हैं? हिकमत अमली क्या होगी जो इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत मौजूद है, और क्या PTI इस वक्त मजीद मजबूत हो चुकी है इस इंतखाब के बाद? देखें, अभी तो देखना ये है कि जो मैं कहता हूँ आखिरी मार्का जो शुरू हो चुका है वो किस रुख पे जाके थमता है। अब ये बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टॉक शोज़ और ये बातें सारी अब ये लाहासिल है। असल बात यह है कि ये मामला अब इसमें अगला जो है वो जो भी वार होगा वो कारी होगा और वो मतलब आखिरी मार्का होगा, और इसीलिए सब अपनी अपनी उसमें तैयारी कर रहे हैं कि वो आखिरी राउंड जो है वो सारे राउंड्स भी आप हार जाए ना, बॉक्सिंग के मैच वगैरह में पहला दूसरा जो मोहम्मद अली का स्टाइल होता था बॉक्सिंग में कि वो कई राउंड हारने के बाद आखिर में एकदम से खड़ा होता था और वो पंच पंच मार के वो इतनी देर में थका होता था उसको मद्दे मुकाबिल वो गिरा देता था। तो ये आखिरी राउंड ही इंपॉर्टेंट होता है कि उस राउंड में क्या सिनेरियो डेवलप होता है। ये आखिरी राउंड है इस वक्त, और इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने बाहर सूरत इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाना है। इससे पहले कि वो ये इलेक्शन अच्छा उनके ये मैंने एक इमरान खान साहब को ज़ाहिर है कई सालों से एक ताल्लुक़ रहा है उनके साथ, सियासत से हट के भी जाती। ये एक ख़ास मरहला होता है जिसमें इमरान खान साहब जो है ना वो अवाम में निकलते हैं और फिर उसके बाद वो तर्जुमानों के इजलास में घिर जाते हैं। जैसे वो अपनी हुकूमत का बड़ा अरसा उन्होंने तर्जुमानों के इजलासों में गंवाया, और आखिर में फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये मतलब वो उन्होंने कई दफ़ा ओपनली कहा कि मुझे अवाम से दूर रखा और मैंने गलती की, और वो क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अवाम है, उनके आसपास मौजूद उनके रुफ़का जो इस वक्त उनके साथ खड़े हुए वो, और यानी हुकूमत जाने के बाद कुछ चले गए, कुछ अभी भी ऐसे हैं जो कि पर तोल रहे हैं, अवाम का रुख देख रहे हैं, और इसीलिए वो हमारे भाई फैसल बाउडा जो हैं वो खामोश हो गए उस दिन के बाद से। और लेकिन असल स्ट्रेंथ पब्लिक है। अच्छा, यहाँ जो इशू है, जो हुकूमत के साथ इशू है, हुकूमत तो नहीं है, शहबाज शरीफ साहब हैं और बाकी मुख्तलिफ जमातें हैं। पीपल्स पार्टी को इन्होंने PDM ने निकाल दिया था, और फिर पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा बने बगैर इत्तेहाद में है। MQM भी PDM में नहीं है, ठीक है ना, और तो ANP भी शायद नहीं है गालिबन, ये पता नहीं है मुझे नहीं इस बात का। बहरहाल लेकिन इसमें इशू ये है कि वो पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया था दरमियान में जो था वो, जब ये अदम एतमाद और हवालों से क्या पता नहीं क्या मामला चल रहा था, तो पीपल्स पार्टी को दावत दी गई। पीपल्स पार्टी बहरहाल साथ है, लेकिन अब यहाँ से अलग अलग कहानियां भी हैं ना, और वो अलग अलग कहानियां ये, एक तो इमरान खान साहब हैं, ठीक है, अभी PDM और इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन सवाल ये कि इससे अगले खेल में जो मैंने कल भी बात की थी, आज मेरी बात हुई शेख रशीद साहब के ट्वीट जो उन्होंने किया था उसके ऊपर मेरी तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं से बात हुई। उन्होंने कहा जी हमारे तो रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी है, जिसने पंजाब में सारी तोड़ फोड़ की, और जो है वो सिंध के अंदर जो है वो मतलब ये तो बात नहीं है कि ऐसा कोई इत्तेहाद या ऐसी कोई चीज़ है, तो उनकी तरफ से बहरहाल ये बात हुई, पहले भी होती रही है, लेकिन एक मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि एक अनहोली अलायंस इमरान खान साहब को करना पड़ा था बहालत मजबूरी, और जिसमें उनका टारगेट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ रहे, और उधर से
वो FIA का केस नैब में आके ओमनी ग्रुप और वो सारा वो मतलब एक, ठीक है ना, बंदर आइलैंड वाले जो माजी में हुआ उसको छोड़ें। असली कि इस वक्त इमरान खान साहब के जो पूरी हवाएं हैं और जो पब्लिक पल्स है वो है इमरान खान साहब के साथ। अभी जो फॉरेन फंडिंग केस है, इस फॉरेन फंडिंग केस में देखिए, वैसे अब इसको जो भी कहें, मनी लॉन्ड्रिंग जो टर्म में कहें, जो पैसा बाहर से आया क्या हुआ, अच्छा बाहर से अगर गलत तरीके से भी आ गया, कुछ हो गया, मैं उसकी जिसको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये ध्यान में रखें। बाहर से पैसा गलत अंदाज में आया, उसको पाकिस्तान के आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन और अदालतें मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है कि यहां से अगर पैसा बाहर से आ जाए तो बंदा पकड़ा जाता है, यहां से बाहर चला ले जाए पैसा तो पकड़ा नहीं जाता कभी। यानी यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले जाए तो पकड़ा नहीं जाएगा, बाहर से यहां आ जाए पकड़ा जाएगा। ये बड़े मजे की बात है। ये जो केस है ना, चूंकि सियासी रंग भी है इसको, तो ये इस लिहाज से इसका ये पहलू बड़ा मजे का। आप अरबों रुपया लूट के ले जाएं पाकिस्तान से, सवाल पकड़े जाएं। 10 रुपए गैर कानूनी क्यों आए बाहर से? आप, मैंने आपसे कहा ना, मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा एनीवे, तो वो जो है वो तो अब उसमें खान साहब, इमरान खान साहब को आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर वगैरह करने का फैसला किया। अब मैं इसमें सिर्फ ये सोच रहा हूँ बात कि इसमें अल्टीमेटली क्या हो सकता है। अल्टीमेटली मतलब जो आखिर तक होता है ना कि वो पाबंदी लग गई PTI पे या इमरान खान साहब पे हो गई या जुर्माना हो गया, जो एक ज़मीनी हक़ाइक़ भी होते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि क्या आप यानी जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, ये तो पहले का है ना मामला, तो जिस वक्त वज़ीर आज़म थे तो इलेक्शन कमीशन में तहकीक चलती रही, सारे मामला होते गए, महफूज हो गया फैसला, और फिर उस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बकौल सुप्रीम कोर्ट की है, और है इस वक्त जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, यानी एक तरफ सारी पार्टी है ना और एक तरफ PTI है, तो यही काफ़ी होता है, इतना ही कहना काफ़ी होता है। और फिर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो पोल्स हो रहे हैं सब, तो ये कैसे मुमकिन होगा? मतलब इलेक्शन कमीशन मतलब है कि वो कहता है कि जी हम PTI को बैन कर दे, कैसे मुमकिन होगा? ये कैसे मुमकिन होगा? नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया, तो क्या नवाज शरीफ साहब का वोट ख़त्म हो गया? मैंने कम से कम नवाज शरीफ साहब को 99 के बाद और फिर उसके 19 और ये दूसरी दफ़ा उनको मैंने देखा है कि वो मतलब उनको तकरीबन आप समझें कि फारिग करने का ऐलान हो गया सियासत से, मगर नहीं हुए, वो नहीं हुए। उनका वोटर मौजूद है जो मुस्लिम लीग नून का है। तो इमरान खान साहब के को अगर आप बैन कर देते हैं या जो भी का फैसला है, मैं तो सोच रहा हूँ बात, तो क्या मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे लोग सारे जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं या जो पार्टी है, या उनसे आप निशान ले लेंगे? भाई निशान तो पीपल्स पार्टी से भी ले लिया था। आपको पता है पीपल्स पार्टी का निशान जो है वो तीर नहीं था, पीपल्स पार्टी का निशान तलवार थी। अच्छा, ठीक है ना, तलवार थी, तो उन तो निशान ले लिया था। तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हो गया कि पीपल्स पार्टी एक पैट्रियट बन गई, एक फलाम बन गई इसका। लेकिन वो अल्टीमेटली जहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो का जाता है नाम, तो उधर ही पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली जाती है। अच्छा, अब इशू ये है कि तो PTI को अब क्या मतलब है कि वो सारा का सारा जो बहुत छोटी जमातें इस लेवल पर आप जो यानी कई जमातों को कलदम करार जो ये जो दहशतगर्दी में वो नहीं ख़त्म हो सकती, तो ये कैसे ख़त्म हो? अच्छा बहरहाल देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन एक इसमें बदमज़गी है अदारों के लेवल पे। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला हुआ, अब किस कदर अजीब बात है, किस कदर एक अजीब बात है कि वो उधर जो है वो एक ऑडियो जारी हो रही है और इधर एक ग्रुप है और उधर दूसरा। किस कदर अफसोस की बात है। अब इसमें हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इस बात का भी कोई यानी ये वो नहीं है नवाज शरीफ साहब के दौर का मामला कि जब एक प्रॉपर जजेस तकसीम हो गए और कहानी बन गई, जो भी कुछ हुआ, ये तो इन बिल्ड अदालत के अंदर एक मामला छिड़ गया है और बड़ा असूलों पे है उसको। मतलब अगर मतलब
तमाम तर रिगार्ड्स के साथ चीफ जस्टिस के, जाहिर है वो भी जैसा, लेकिन ये बात जो है ये इसको कहीं तय होना चाहिए कि जी पसंद नापसंद पे आपने जजेस को लाना है या मेरिट पे लाना है। मतलब ये बहुत बुनियादी इशू है। तो मेरिट पे ही दुनिया चलती है, और ये बाकी अदारों में भी ये सोच होनी चाहिए मुल्क में। बाकी अदारे, बाकी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर में गुजारिश कर सकते हैं जाहिर है कि वहां पर भी जो मतलब है कि पसंद नापसंद से हट के जो है वो होना चाहिए चुनाव फैसला, और उसमें सीनियरिटी। अच्छा, अब इसमें जो यहाँ जो इशू है, तो यहाँ जज साहिबान का मामला जो है वो बड़ा ही अजीब हुआ है कि जी एक तो बेंच का मामला चल रहा था पहले अपनी जगह जिसके ऊपर हुकूमत गई थी, फिर उसके बाद वो जजेस जो नए आने थे वो दूसरे, ये दो अलग अलग मामला हो गए। तो इसको उम्मीद करते हैं कि अदालत जो है वो इसको संभालेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अच्छा बार काउंसिलें और सुप्रीम कोर्ट बार और वो सारे एक तरफ खड़े हो गए हैं, और जज साहिबान फाइज ईसा साहब बाकी उनके साथ जज साहिबान हैं। तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब इसको बैठ के और इसको मजीद बाहर नहीं आनी चाहिए खबरें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मामला हल करें जज साहिबान, और वरना ये मामला पोलिटिसाइज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो जाएगा और फिर उसको संभालना मुश्किल होगा। एक बात, दूसरी बात ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का फैसला किया है, जिसको उन्होंने कहा है कि जी आप जो है वो, चूंकि फैसला ऐसा आ रहा है, बड़ा सख्त फैसला आ रहा है। मैंने वही बात की ना कि सख्त से सख्त फैसला क्या हो सकता है, सख्त से सख्त फैसला, चलें फर्ज करें वो जो मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि जी बाहर से पैसा आ गया, तो पैसा आया तो उसमें बैन कर दें, क्या ये मुमकिन है? मतलब कागजात में तो मुमकिन है, क्या वैसे मुमकिन है कि आप इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को बैन कर दिया जाए? तो चलें आप कहते हैं बैन कर दिया तो वो दूसरे नाम से देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम नाम बदल के वो इमरान खान साहब आ गए, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान करके उन्होंने कहा कोई और नाम, इमरान खान तो इमरान खान है उनकी। देखें ना, लोग तो कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि लोग वो मतलब लोग कोई भी नाम रख लेंगे, वो तो इमरान खान नहीं होंगे, तो ये कोई इतना इशू नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि क्या मामला कहाँ जाता है, लेकिन तनाव है बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपसे बात की ना कि उधर दूसरी तरफ एक और कहानी शुरू है। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब का आगे अलायंस पीपल्स पार्टी से होता है नहीं होता, इलेक्शन में कब जाते हैं वो बात की बात है, लेकिन दूसरी साइड पे जो तारिक फातमी साहब की मुलाकात हुई वेंडी शेरमैन से, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। अच्छा, मुलाकात अच्छी, आर्मी चीफ ने भी उनसे बात की वेंडी शेरमैन से, IMF के हवाले से। वेंडी शेरमैन जो हैं, जो कि अपने इस मनसब पे फायज होने से पहले हार्वर्ड में थी, और इंतहाई नफीस खातून, बहुत अच्छी खातून, और ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ क्योंकि उनसे अलग सेलेक्ट हुई, और वो मैं उनके चंद ख़राब शागिर्दों में से एक हूँ हार्वर्ड के अंदर जब उन्होंने एनीवे तो मैं उनको जानता हूँ, ठीक है। और बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, एक जगह पर जब उनको ये ऑफर्स हो रही थी ना इस पोस्ट पे आने के लिए हार्वर्ड से, तो वो इत्तेफाक से उन्होंने उस जगह पे डिस्कस किया ये कि तो मैं वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा कि मुझे कॉल आ रही है वहाँ से, वाइट हाउस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे कहती तुम बताओ। वो एनीवे वो प्राइवेट चीज़ है। तो वेंडी शेरमैन बड़ी ज़बरदस्त, तो तारिक फातमी साहब से उनकी मुलाकात जो होना जो है, वो मुलाकात जो है वो अच्छी गई है मुलाकात, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो अमेरिका और बाकी मामला ग्लोबल लेवल पे, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया, मतलब इस मरहले पे जाके ना, बिलावल साहब का जो दौरा हुआ है ये, जिसमें एक तो पहले वो एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई थी, उसके बाद यहाँ पर जो ताशकंद में इनकी मीटिंग हुई हैं, जिसके बारे में PTI ने कहा है कि वो रूसी वज़ीर ख़ारजा ने वो थोड़ा सा वो पहुँचे नहीं, सर्जेई लैवरोव वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, जिसकी वजह से जयशंकर से भी मुलाकात नहीं हुई उनकी। तो वो, लेकिन साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रशिया की तरफ से दावत दी जा रही है गालिबन। अच्छा। बिलावल भुट्टो साहब, जी हाँ, मॉस्को की दौरे मॉस्को की, जैसे कि दी गई थी पहले इनको एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की जाए, तो मॉस्को की दावत दी जा रही है। सही, ठीक। अब ये कितनी मटेरियलाइज होती है नहीं होती, लेकिन ये मैंने वहाँ से चेक किया,
SCO और बाकी जो फोरम्स हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ आने वाले दिनों में बुलाएं, देखते हैं। तो ये एक PDM अपनी यहाँ पर इमरान खान साहब ने ज़रा थोड़ा सा पब्लिक को भी और बाहर की दुनिया को भी इंगेज करना है। शहजाद वसीम साहब जो है ना, सेनेटर शहजाद वसीम, वो पहले बहुत ज़्यादा देखते थे जो इनकी फॉरेन पॉलिसी के अफेयर्स को, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुद देखते रहे बाहर के मामलात को, लेकिन बात यह है कि वो खुद अब इस वक्त ज़ाहिर है कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स में वो फंस गए, ख़ासतौर पे ये जो साइफर वाला मामला उसके बाद। लेकिन खान साहब को आउटरीच करना है बाहर दुनिया तक भी, उनकी बात सही अंदाज में पहुँचे लोगों तक, ये ना हो कि जी वो बिल्कुल ही पाकिस्तानी, उनके जो चाहने वाले हैं वो अपने अपने तौर पर बात कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर उनको इस वक्त बाहर भी आउटरीच करने की ज़रूरत है। तो ये फैसला, ये जो है आरिफ नकवी साहब का, ये क्या फैसला आता है इसमें और क्या होता है, क्या फैसला महफूज है, ये उसको जाहिर है कि उनका रेफरेंस वायर कर रहे हैं, दिन ज़्यादा लगेंगे। मेरा वही मौक़िफ़ है जैसे उन्होंने हुकूमत में आके वो फंस गए, बुरी तरह फंस गए। शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं मुझे धक्का किसने दिया, वो फंसे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है कि इतने बड़े पैमाने पर सैलाब आए हों, और आज मैंने देखा कि वो दौरा थोड़ा सा किया शहबाज नहीं, लेकिन ऐसे ही बस रवायत वो, लेकिन पहली दफ़ा माजरत के साथ, इंतहाई अदब के साथ, मुझे लोग एक तरफ पड़े हुए हैं, महंगाई, डॉलर, ताजिर, ये वो तमाम अदारे और तमाम अकाबरीन आपको नजर ही नहीं आ रहे। पहली दफ़ा ये हो रहा है पाकिस्तान में, पहली दफ़ा ये हो रहा है। और सैलाब में वरना ही होता था कि आपको नज़र आती थी एक्टिविटीज़, बड़ी एक्टिविटीज़ आपको नज़र आती थी। इस दफ़ा कहीं कोई नज़र नहीं आ रही, सियासी और गैर सियासी दोनों तरफ से खामोशी से। डॉलर गिरता जा रहा है, सॉरी रुपया गिरता जा रहा है, खामोशी छाई हुई है। और यही हुकूमत थी, ये नहीं कि नून की, और मईशत उस वक्त इतनी, ये वाला हाल नहीं था, मतलब ख़राब थी, फिर खान साहब के दौर में ऊपर नीचे होती गई, लेकिन ये जो सूरत हाल है, लेकिन उस वक्त हमारी अस्करी क़यादत एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी मईशत के लिए। इस वक्त उन्होंने फ़ोन तो किया है, लेकिन इसको कहाँ रोकना है, कैसे रोकना है, क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग है, वो समझ से बाहर है। लेकिन डॉक्टर साहब 301 पाउंड स्टर्लिंग 300 रुपए का है आज। सर बिल्कुल, एक वक्त था जब नून लीग की भी हुकूमत थी, जी। तो हमने देखा कि इंटरनेशनल फोरम्स पे बड़ा एक्टिव हुआ करते थे नून लीग के। नहीं, अभी इस वक्त असल में अनसर्टेनिटी है। इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि वज़ीर ख़ारजा का फोरम जो है वो एक्टिव हुआ है, और इसीलिए वो पैरेलल तारिक फातमी साहब और वो ग्रुप भी, उनका भी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे कई दफ़ा, तो वो कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, और पीपल्स पार्टी का अपना। तो एक अब आगे का जो है ना वो चल रहा है कि जी अब आगे क्या मतलब है कि आगे अगले इलेक्शन में क्या, कौन बिलावल होंगे, जरदारी साहब होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, नवाज शरीफ, क्या होगा। तो वो उस इलेक्शन के लिए अभी से शुरू हो गया है सिलसिला सारा। इमरान खान साहब को इंगेज ये दोबारा इसमें इन्होंने कर दिया है, इसमें फॉरेन फंडिंग में इंगेज करने वाली बात ही है ना। अच्छा, तो और खान साहब जाहिर है कि वो असेंबलियां बन गई, अब असेंबलियां तो बन गई, और उसमें एक उनके वो प्लान कर रहे हैं कि ये -1 वाला अभी तक चल रहा है सिलसिला, मैंने कल भी बात की थी। खान साहब को असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर उसके प्लस माइनसेस हैं, जाहिर है कि वो सोचते होंगे कि, लेकिन ये स्टेटस को अपनी जगह जब तक रहेगा ना, अपनी जगह स्टेटस को रहेगा, वहां पर बगावतें जन्म लेंगी, PTI के अंदर ग्रुप बनेंगे, जी हमारा बंदा कोई क्यों नहीं है, परवेज इलाही साहब को क्यों बना दिया 10 सीटों पे, ये वो, हाँ चलना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे जाकर, और परवेज इलाही साहब भी चाहेंगे कि अपनी अथॉरिटी को रखें और ये सारा। तो वो इलेक्शंस की तरफ खान साहब जितनी जल्दी गए, उतनी जल्दी खान साहब का जो है वो फेवर में जाएंगे सारी चीजें। अच्छा, और हुकूमत तो डरी परेशान है, हुकूमत नहीं है, हुकूमत तो ऐसे ही 1-2 वोटों पे उन्होंने वो कबूल किए ना फौरी तौर पर इस्तीफे, वो इसलिए क्योंकि ये खबर मिल रही थी कि वापस जाके शायद वो PTI कोई वापस ना आ जाए, और ये ना नहीं वापस ना आ जाए। और वो खान साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, खान साहब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ें। तो अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि ज़िमनी इलेक्शन कैसे क्यों लड़ें, तो अभी तो आप निकल के आ गए हैं बाहर। तो उसको खान साहब ज़हन में गालिबन जो प्लान है उनका वो ये है कि इस ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में वो दोबारा लोगों तक जाएंगे, यानी फिर जल्द से स्टार्ट होंगे, सारे स्टार्ट होंगे।
फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं उससे पहले हुकूमत गिर जाएगी, जो भी है अब होना है बस। मतलब अब यहाँ तक जो है ना, इससे आगे मुल्क अब बस अब काफ़ी हो गया। मतलब है कि अटकेलियाँ हमारे अकाबरीन की काफ़ी हो गई। नहीं अवाम देखें, ये मैंने आपसे कहा ना, बिजली के बिल ये फलाना पहले, अब वो बिल्कुल एक ऐसे हू का आलम है, तो सियासत उस पर हो रही है। लोग कराची में आप हाल देखें क्या हुआ है ताजरों का, आप बलूचिस्तान तो बिल्कुल वहां पर आज तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई किसी समंदर के ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है उनका, शहबाज शरीफ साहब का। तो बुरा हाल हुआ है, और कोई वहां पर उनकी इमदाद कैसे होगी, महंगाई के पहले हशर नशर लोगों का हुआ अपनी दाल रोटी नहीं लोगों से पूरी होगी, दूसरों को क्या मदद करेंगे, कौन इसे चैरिटी देगा, क्या करेगा। देखें ना, तो बिल्कुल रियासत ऐसे बिल्कुल चुप हो गए कि यार जो हो रहा है बस मट्टी पाओ दूसरे पे। ये वाली सूरत हाल है पाकिस्तान में। तो इस वक्त जो है वो मैंने कहा जो भी बस होना है वो एकदम से होंगी चीज़ें, क्योंकि इससे ज़्यादा जब एब्रप्ट हो जाते हैं ना लोग, काबू में नहीं आना और वो वाले हालात, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जब कोई है ही नहीं, तो फिर उसके बाद कहीं पर झगड़े शुरू होते हैं, फिर वो आंसू शैल, फिर वो काबू पाती है इंतजामिया, फिर दूसरी जगह लड़ाई शुरू होती है। ये हो रहे हैं वाकयात कराची में, इधर उधर आगे पीछे, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम बात किससे करें इस वक्त। तो ये तो मामला यहाँ का हो गया। तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल ये कि अच्छा खान साहब अब ये स्ट्रेटजी अगर उनकी है कि वो करें, अवाम से दोबारा रजू करें ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल आने के बाद और ये आने के बाद, लेकिन उससे पहले बहुत सारी उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले फैसला आ जाए अगस्त के पहले हफ्ते में, और फैसला आ जाए कि उसमें इमरान खान साहब इंगेज हो जाएं, और इंगेज होने के बाद एक कोशिश और हो रही है, वो मैं आपको अभी बताऊँ। एक कोशिश ये हो रही है कि बाहर से ये मुतालबा है कि जी इमरान खान साहब को बाहर किसी जगह पर, या कोई बाहर से कोई टीम आके, जैसे इसमें सारे इश्यूज़ के अंदर बाहर से टीम आके इमरान खान साहब को से सवालात करना चाह रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये आरिफ नकवी केस में तहकीकात में बाहर से कोई टीम आके इमरान खान साहब से तहकीकात करनी चाह रही है, या इमरान खान साहब बाहर जाके तहकीकात में ताउन करें। इस तरह का एक लेटर निकलवाने की कोशिश हो रही है। और एक दो और स्टोरीज हैं जो कमिंग डेज में इमरान खान साहब के खिलाफ लाने के लिए भी मुख्तलिफ जो लॉबीज़ हैं वो मुतहरिक हैं। सही हो गया। अच्छा अब इसमें तो ये मामला हो गया। दूसरा जो है वो ये है कि बहुत खिंचाव है, बहुत इतना ज़्यादा इस वक्त खिंचाव है पूरी दुनिया में कि यहाँ पर वो हम कुएं के मेंढक की तरह बैठ के शायद देख नहीं पा रहे कि बाहर के हालात इतना तनाव है। और मैं हमेशा ये पिछले साल 2 साल से जब से ये शुरू हुआ है, ये जंगें छिड़ी, अज़रबैजान, आर्मीनिया, उसके बाद इंडिया चाइना तनाव शुरू हुआ, बाकी यूक्रेन, मतलब वो नहीं होगा हो गया, वो चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा अब मसला ये है कि ये यूक्रेन हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाना था, 15 दिन में वो नहीं ख़त्म हुआ। वो मतलब है कि आप पहली फायर तो कर देते हैं, उसके बाद ख़त्म कब होगा ये तो नहीं पता होता आपको। मुझे जो डर इससे लग रहा है वो एक्सीडेंटल वॉर से लग रहा है। हासाती इतना असलहा और इतनी तलखी और इतनी दुनिया भर में और इस खत्ते के हालात ख़राब हैं कि पाकिस्तान में अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाए, ये माशी अदम इस्तेकाम बढ़ता गया, तो हालात फिर कोई किसी के कहने से नहीं काबू में आएंगे। ठीक है, और ये डर खौफ भी लोगों का ख़त्म हो गया कि यार उसने भी तो ये कहा था, उसने भी तो ये कहा था, उसने तो अदारों को, रियासत को, अपनी रिट को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। मैं जो बात एक्सीडेंटल वॉर की कह रहा हूँ वो ये इसलिए कह रहा हूँ, एक तो ये कि खान साहब, ये तो हो गया ना कि खान साहब को ये बाहर से चूंकि स्टोरी आई है, तो ऐसी और स्टोरीज, प्लस ये कि उनके बाद उसके फ़ौरन बाद जब यहाँ पे फैसला और आगे पीछे हो, तो उसके साथ ही ये वहाँ से एक लेटर आ जाए या कुछ इस तरह से हो जाए कि जी हम इमरान खान साहब से चंद सवालात करना चाहते हैं। वो मीडिया के लोग भी भेज सकते हैं, और वो जो है वो प्रॉपर ऑफिशियल हवालों से भी आ सकता है, सही तहकीकाती हवालों से हम तहकीकात कर रहे हैं और उसमें नाम आया और ये और वो। लेकिन उसमें मैंने आपसे कहा ना कि कल भी मैंने बात की थी कि आरिफ नकवी साहब जो हैं वो तो, उनकी तो तमाम पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है मौजूदा, वो तो उनके साथ, वो जब बुरा वक्त आता है तो पहचानता भी कोई नहीं। बस स्टोरी है, स्टोरी ये कि बुरा वक्त आता है तो कोई नहीं पहचानता कि कौन आरिफ नकवी, हम जानते ही नहीं। और एक वक्त ऐसा था कि आरिफ नकवी साहब के, और पुराना वाकया भी नहीं, 3 साल पहले आरिफ नकवी साहब से मिलने के लिए कौन सा सियासतदान था जो उनके सेक्रेटरी को फ़ोन नहीं कर रहा होता था। ठीक है, तो इशू इसमें यह है कि अब मैं ये जो एक्सीडेंटल वॉर की बात कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कर रहा हूँ कि अमेरिका और चीन के दरमियान एकदम तलखी बढ़ गई है।
शिद्दत पे पहुंच गई है। देखें ये रशिया और अमेरिका के दरमियान बढ़ रही थी ना तलखी, बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये नहीं होगा यूक्रेन। मैं इसको मतलब होता है कई तो वह विटनेस करते हैं ना, जाके महसूस करते हैं आप जाके वहाँ पे। मतलब अखबारों में तो खबरें नहीं होती, पाकिस्तान की खबरें क्या सारी अखबारों में छपती हैं, जो असल खबरें होती हैं वो अखबारों में छपती नहीं हैं। असल खबरें वॉल स्ट्रीट जर्नल या वाशिंगटन पोस्ट में नहीं आती। असल खबरें वो होती हैं जो अखबारों में नहीं होती, जो मीडिया पे नहीं चलती, और हर मुल्क में ऐसे ही होता है। तो ये जो यूक्रेन की जंग थी इसके बारे में ये एक पनपरा था मामला, और एक असेसमेंट ये थी कि नहीं होगी, लेकिन छिड़ गई। अच्छा, और छिड़ने के बाद जो है वो प्रोलॉन्ग होते 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 यहाँ तक आ गई। और इसके साथ आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं ये कर रहा हूँ कि देखें नैंसी पेलोसी जो है वो हाउस की चेयरमैन है और बड़ी तजर्बाकार सियासतदान है। अब ये जो 2.5 घंटे की बात हुई है ना बाइडेन और शी जिनपिंग की जी, ये बड़ी तल्ख हुई ना कि यू आर प्लेइंग विद फायर, और ये सारी बात हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है वो नैंसी पेलोसी अपना दौरा मुलतवी नहीं किया उन्होंने, और वो सिंगापुर और उसके बाद जो है वो ताइवान और जापान और यहाँ पर वो उनका दौरा खुफिया रखा गया है। अच्छा। लेकिन चाइना ये कह रहा है कि दौरा स्टार्ट हो गया। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जी अभी आने वाले दिनों में, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी अपनी जगह पे मौजूद है। सही। वो ये कह रहे हैं कि चाइना ये कह रहा है कि जी बाइडेन को हमने कह दिया है कि इस वक्त वो वाली सूरत हाल ना पैदा हो जाए जो सूरत हाल 1950 में थी, कि हमने आपसे कहा था, मतलब जनरल डगलस मैकार्थर से, कि यहां पर ना आइएगा, ये लाइन क्रॉस हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, तो वो आगे लेके दस्ता लेके एक जगह पहुंचे और वो लाइन पैरेलल 38 क्रॉस हुई, और उसके बाद वो दिन और आज का दिन वो कोरियन वॉर शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम आपको कह रहे हैं बार बार, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये लाइंस क्रॉस मत कीजिएगा। नैंसी पेलोसी ताइवान ना उतरे, ताइवान हमारा मुल्क है, यानी वो हमारे मुल्क आएंगी हमारे वीजे परमिशन के बगैर, और हम नहीं चाह रहे कि वो हमारे मुल्क में लैंड करें, ताइवान हमारा हिस्सा है। अच्छा, ये तलखी नहीं खत्म हुई, ये तलखी बढ़ गई है। आज शी जिनपिंग जो है उन्होंने बात की है गालिबन इब्राहिम रईसी से भी, बाकी लोगों से, प्यूटिन से भी, और मुल्कों से बात कर रहे हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रॉयटर्स खबर दे रहा है कि यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रिटर्न टू साउथ चाइना सी विद ताइवान, टेंशंस बढ़ रही हैं। ये जो रोनाल्ड रेगन है, यूएसएस रोनाल्ड रेगन, इससे पहले आना था, ये कल परसों की है, क्योंकि ये टेंशन क्योंकि मुस्तकिल बढ़ रही है, तो वापस वो सिंगापुर से वो वेस्टर्न पैसिफिक, ये साउथ चाइना सी की तरफ वो आ रहा है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ग्लोबल टाइम्स, जो कि जाहिर है कि चाइना कि अगर आपने मिजाज समझना हो तो ग्लोबल टाइम्स को देखें। अब ग्लोबल टाइम्स इसमें एडिटोरियल लिख रहा है कि डोंट से वी डिडंट वांट यू, मत कहना, ये मत कहना कि हमने, ये मत कहना, ग्लोबल टाइम्स से कह रहा है कि ये मत कहना, डोंट से वी डिडंट वार्न यू। जी, सिंपोजियम जो है उनका थिंक टैंक का, वो कह रहा है कि ये मत कहना कि हमने आपको खबरदार नहीं किया। और फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना की, ये मैं कोट कर देता हूँ, इब्राहिम रईसी, ये इंपॉर्टेंट टॉक है जो उनकी शी जिनपिंग की हुई है इब्राहिम रईसी से आज, ईरान के प्रेसिडेंट से, इस मरहले पे। और ये उस वक्त, तो ये एक दिन बाद ये वाकयात हो रहे हैं, एक दिन बाद किसके, बाइडेन से 2.5 घंटे की गुफ्तगू के एक दिन बाद ये सारे वाकयात हो रहे हैं तेजी के साथ। और ये इसमें जो है, अच्छा, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है वो कह रहा है कि शी जिनपिंग वांट जो बाइडेन ताइवान हिस्ट्री ऑफ यूगॉन, ये वही यूगॉन वाला जो कोरिया वाली बात है ना, कि झगड़ा शुरू हो गया था। और ये जो है ये मामला ख़राब हो सकता है, ठीक है, ये मामला ख़राब हो सकता है, ये मामला कशीदगी की तरफ बढ़ सकता है, और इसमें एक्सीडेंटल वॉर। अब देखिए नैंसी पेलोसी अगर नहीं आती तो ये अमेरिका डर गया, और अगर वो आती हैं, अच्छा, ताइवान बीच में डरा हुआ है। अब ताइवान अगर पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल नहीं करता नैंसी पेलोसी का, तो ये होगा कि वो तो ताइवान तो चाहता ही नहीं था, वो ज़बरदस्ती आ गई, वो सारा अमेरिका के गले पड़ेगा। अच्छा, अगर जो है वो आ जाती हैं तो अब चाइना का मसला, चाइना कहेगा हमने आपको वार्न किया, तो चाइना क्या करेगा जवाब में, कुछ ना कुछ तो करेगा। यानी बाइडेन की जो बात कर दी ना शी जिनपिंग ने स्ट्रेट अवे कि आपने नहीं आना, डोंट प्ले विथ फायर, डोंट प्ले विथ फायर की बात अगर वो आती हैं
तो फिर उसके बाद तो शी जिनपिंग ने करना है कुछ। तो अब ये बड़ी कशीदा सूरत हाल है। ये अगले 2-4 दिन अल्लाह खैर करे कोई मामला खराब ना हो। लेकिन अच्छा, उधर जो है वो एक और मुल्क IMF के पास चला गया। ये तीसरा मुल्क है और ये वो मुल्क है जो IMF के पास चला गया जिसकी मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जिनके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और शायद दुनिया की सबसे तेज अगर माशी तरक्की किसी मुल्क में हुई है तो बांग्लादेश में हुई है, जिसकी मिसालें अभी तक मौजूद हैं। उनका कहना है हम दिवालिया नहीं, लेकिन हमें IMF के पैसों की जरूरत पड़ गई $4.5 अरब की। अच्छा। बांग्लादेश को यानी खैर पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात, लेकिन दो मुल्क है ना, तो तीसरा मुल्क बांग्लादेश जो है वो IMF के पास चला गया $4.5 अरब लेने के लिए। तो ये एक सूरत हाल ऐसी इमर्ज हो रही है पूरे रीजन में। और ये वो मुल्क हैं जो सारे के सारे इत्तेफाक से किसी ना किसी अंदाज में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ इंगेज थे, ये इंगेज हैं। अब ये कुछ प्लान है, ये उधर से हो रहा है, उधर से हो रहा है, क्या हो रहा है सारा सिलसिला। लेकिन बहरहाल ये मतलब मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। मैं उसको स्टडी कर रहा था इनके पेपर्स बांग्लादेश के, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि अगर उनके पास वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी कुछ पेमेंट्स ऐसी हैं जो रुक सकती हैं, तो इसलिए हमें 4.5 IMF फॉरन का है। IMF का ऐसा बयान है, ओहो हो, वो कहते हैं हाजिर आओ तो आओ ना, प्लीज आओ हमारे पास आओ। बांग्लादेश को उन्होंने मतलब बस इशारा देगा और उसके बाद आ जाओ, जितने आओ ना आओ। सही हो गया सर, ब्रेक का वक्त हुआ। डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अभी आम इंतखाबात की बात PTI कर रही है, मुतालबा कर रही है इंतखाबात का, वहीं पे नून लीग तैयार नहीं है और कहते हैं कि अपने वक्त पे इंतखाबात कराएंगे। लेकिन क्या नून लीग की हुकूमत या मुत्तहिदा हुकूमत के पास ऐसी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पे वो अब आने वाले इंतखाबात में वोट मांग? देखें, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि एक वो कहते हैं सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं जी। मतलब यहाँ पर लंबी प्लानिंग करके बैठे होते हैं, एक सांस का पता नहीं होता। हुकूमतें तो दूर की बात है। क्या हो ये बहरहाल वाज़ेह है कि ये आज ये जो शुरू हो रहा है अगस्त, ये मतलब फैसला कुन इसमें जो है ना, आपने घमसान करन पड़ने वाला है इसमें, फैसला कुन। और मतलब पीक पे जाएगा, मतलब फिर सुकून आएगा ना। एक आखिरी मार्का जो मैं कहता हूँ ना, बिल्कुल उधर से वो इलेक्शन कमीशन, उधर से अदालतों के अंदर मामलात, उधर से मुल्क का बड़ा हिस्सा सैलाब के। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हम IMF से ये क्यों नहीं कह रहे कि ये आफतज़दा इलाका करार दें। पाकिस्तान के अंदर बारिशें हुई हैं, यानी ये कोई बात ही नहीं कर रहा। असल बात होती है अपनी अपनी नौकरियां, अपनी अपनी हुकूमतें, अपनी अपनी सीटों पे सब लगे हुए हैं। मसला ये कि उनको उनसे ये बताएं कि भाई ये पाकिस्तान में हाल क्या हुआ है। मुझे ये बताएं कि कराची में और बलूचिस्तान में और सिंध में और ये KP में बारिशों के बाद लोगों के पास हिम्मत ही नहीं है अपना कारोबार, लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं, डूब गए हैं, घरों के अंदर पानी, घर लोग उसमें गर्क हो गए, उनका खुद भी गर्क हो गए हैं, उनका कारोबार भी गर्क हो गया। तो इसमें वो बिजली के बिल और टैक्स उनके सरों पे लगा रहे हैं। तो मतलब वो आप उनसे कहें, केस बनाएं कि ये पाकिस्तान में हंगामी हालात हैं इस वक्त। IMF ने जब ये कोविड हुआ था तो उन्होंने रिलैक्स कर दिया था ना, याद करें, वर्ल्ड बैंक IMF ने लिया, तो उनसे केस तो बिल, लेकिन बात तो करें उनसे। तो उनसे बात ही कोई नहीं कर रहा, कोई बात, मतलब बिजली बढ़ गई, बिजली, और अभी कल से परसों से फिर एक बड़ा आने वाला है झटका, 17 रुपए या 15 रुपए पेट्रोल की कीमत और बढ़ाने जा रहे हैं। तो मसला ये है कि उसके बाद क्या होगा। तो मतलब मैंने आपसे कहा ना कि लोगों का बंद हो गए कारोबार और वो किसी अब उसमें मूड में नहीं है दोबारा कि वो अनलेस एंड अनटिल ये आखिरी राउंड इसका खत्म हो और एक हतमी नतीजा सामने आए, जिसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान ने आगे जाना है। लेकिन ये जो मैंने आपसे कहा ना, इंशाल्लाह, लेकिन ये जो सूरत हाल है ना, ये अगले चंद दिनों की, ये अगले चंद हफ्तों की, ये दिनों की है, जो भी इतना भी कहें, ये इसमें आखिरी मार्का है। ठीक है, इलेक्शन होने हैं, नहीं होने, क्या करना है, किसने तोड़नी असेंबली, नहीं तोड़नी, मुद्दत पूरी करनी है, क्या होगा, वो इन्हीं चंद दिनों में है। 20 अरब 20 बिलियन डॉलर्स रशिया ने टर्की के अंदर एक प्लांट पे इन्वेस्ट कर दिए। 20 बिलियन, ये मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, यहां पे
रॉयटर्स को कोट कर देते हैं या किसी और न्यूज़पेपर को, जहां पे $20 बिलियन जो हैं, 20 बिलियन, ब्लूमबर्ग, रशिया इज वायरिंग डॉलर्स टू टर्की फॉर 20 बिलियन न्यूक्लियर। जी हाँ, एक प्लांट है, ये बड़ा एक खूबसूरत सा मेडिटेरियन के पास इनका एक प्रोविंस है। तो 2 सालों के अंदर 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रशिया कर रहा है। रशिया सर, अब इशू ये है कि ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स में से एक इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, ठीक है। तो आपकी सफारतकारी, आपकी लीडरशिप्स, आपके लोग, मतलब दुनिया में, बहरहाल इशू ये सारा कि ये एक तो अच्छा वो इराक फिर डिस्टेबलाइज हो रहा है, मतलब लोग सारे वहां पर, वो मुक्तदा सदर रिजाइन कर गए, तो मुक्तदा सदर जो है वो ईरान की तरफ नहीं है, तो उधर वो जो अल सुदानी है उनका नॉमिनेशन हुआ, दूसरा दिन है वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं। अल सुदानी जो है वो मालिकी के, नूर अल मालिकी के साथ हैं, नूर अल मालिकी थोड़ा सा प्रो ईरान है, वहाँ पर एक वो आपस में लड़ाई शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। कुर्द जो है वो मुक्तदा सदर के साथ हैं। तो अब मसला ये है कि अब इस पूरी पिक्चर में असल जो इशू है वो ये उठता है कि पाकिस्तान में हुकूमत और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी क्या, और पाकिस्तान में हम जिससे बात कर रहे हैं, मतलब हर फॉरेन मिनिस्टर या हर शख्स पूछता है कि यार पता नहीं अगली दफा ये होगा या कोई और होगा। सही सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह वो दोबारा कह रहे शौकत तरीन से मुआहदा करें, शौकत मिफ्ता इस्माइल को अपना नहीं पता, मतलब वो उधर, मतलब बस सर, बहुत शुक्रिया अगले चंद रोज। बहुत शुक्रिया नाजरीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।